तो स्टूडेंट्स, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जब डिस्कस किए थे तो जो वहां पे फॉर्मूले सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पैरेलल के बन जाएंगे एक्सेप्ट 1 और 2 चेंजेस, और जो वहां पे फॉर्मूले थे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के वो यहाँ पे सीरीज के लिए बन जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स, इसमें हम कहते हैं कि रेजिस्टर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड। सीरीज कनेक्शन कैसा कनेक्शन है? जिसमें रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो इस तरह के फैशन को सीरीज फैशन बोला जाता है। अब इसके अंदर अगर हम सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई की बात करें तो वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आएगी। अब जब ये रेजिस्टेंसेस को ऐड करके आर ई का आंसर निकालेंगे तो आर ई डेफिनेटली सर्किट में मौजूद बड़े से बड़े रेजिस्टर की इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो सीरीज सर्किट्स के साथ एसोसिएटेड है कि सारे कंपोनेंट्स में से पास होने वाला करंट सेम होता है, क्योंकि करंट के पास अवेलेबल पाथ सिर्फ एक होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात की जाए, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, तो ये बराबर आएगा ओहम्स लॉ से I R1 से। अब अगर R1, R2 और R3 की वैल्यूज डिफरेंट हो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाले पोटेंशियल्स भी डिफरेंट होंगे। एक स्पेशल केस है जिसके अंदर सीरीज सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं सारे कंपोनेंट्स के वो भी बराबर होंगे। वो स्पेशल केस क्या है? जब R1, R2 और R3 आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीरीज सर्किट की, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का वो बराबर होगा सम ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। इन सारे पोटेंशियल्स को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी, फॉर n रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू r, अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स जो हैं वो सारों की वैल्यू बराबर बराबर है, उनको सीरीज में लगाया जाए तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा n मल्टीप्लाइड बाय r। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर जनरेट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये भी हम एक पॉइंट याद रखेंगे कि सीरीज फैशन में जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम आती है। एंड देन लास्ट पॉइंट, वोल्टेज डिवीजन अगर बात की जाए सीरीज सर्किट में, मतलब अगर मुझे बैटरी का वोल्टेज दे दे, आर ई की वैल्यू दे दे और किसी एक कंपोनेंट की रेजिस्टेंस दे दे इनमें से R1, R2 या R3, तो मुझे कहे उस कंपोनेंट का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो आई विल यूज दिस वोल्टेज डिवीजन रूल। ये वोल्टेज डिवीजन रूल जो है वो कैपेसिटर वाले केस से जरा यहाँ पे उलट है। वहां पे कैपेसिटर में यहाँ पे क्या था कि अगर V1 मालूम करना था तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो आई थी वो दूसरे कैपेसिटर मतलब C2 की आई थी। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टर्स में क्या है, जिस कंपोनेंट का वोल्टेज मालूम करना है उसी की रेजिस्टेंस को डिवाइड करें RE के साथ और मल्टीप्लाई कर दें बैटरी के वोल्टेज के साथ। इसी तरह से ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरल। अब इस फॉर्मूले से RE की वैल्यू जो है वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसी से कम आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। तो याद रखिएगा पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज। तो ट्रिक हमारे पास याद रखने का बनेगा PV। PV स्टैंड्स फॉर पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहती है। अच्छा, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अगर सर्किट में लगे कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल करंट हम एनालाइज करें तो ओहम्स लॉ से I1 विल बी इक्वल्स टू V ओवर R1। अब इसमें अगर वंस अगेन अगर R1, R2, R3 की वैल्यूज डिफरेंट हो तो इन फॉर्मूलाई से हमारे पास जो करंट्स आएंगे सारे कंपोनेंट्स के वो डिफरेंट होंगे। और फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, बैटरी का टोटल करंट इस पॉइंट पे जाके 3 पाथ्स में डिवाइड हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन के तीनों पाथ्स की रेजिस्टेंस क्या है। जिस पाथ की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट ऑटोमेटिकली ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर टोटल करंट जो है वो बैटरी से जो ड्रॉ हो रहा है उसकी बात की जाए तो वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। हम नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है पैरेलल सर्किट की कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हों तो उनकी इक्विवेलेंट निकालने का जो शॉर्टकट फॉर्मूला है दैट इज RE इज इक्वल्स टू R1 R2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय क्या है R1 प्लस R2 दैट इज सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, फॉर n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स लगे हुए हैं
और सारे रेजिस्टर्स की जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो R है, तो उस केस में हमारे पास RE का फॉर्मूला क्या आएगा, R/N करके आएगा। अब इस केस में जो आंसर आएगा वो हमारे पास मिनिमम आंसर जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाने से आंसर मैक्सिमम आता है और पैरेलल में लगाने से रेजिस्टर्स को आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मिनिमम आता है। अब सीरीज में हमने डिस्कस किया था वोल्टेज डिवीजन, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होता था, करंट सेम रहता था सीरीज में। पैरेलल में हम डिस्कस करते हैं करंट डिवीजन, क्योंकि करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास, अगर मैं I1 की बात करूं, दो रेजिस्टर्स के लिए ही यूजुअली पूछा जाएगा, तो वही हम याद करते हैं। अगर हम दो रेजिस्टर्स पैरेलल हों और पहले वाले रेजिस्टर में से करंट जो है उसकी पैसेज देखें वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल करंट जो बैटरी से ड्रॉ होगा मल्टीप्लाइड बाय R2 रेजिस्टेंस ऑफ अदर रेजिस्टर जिसमें से करंट नहीं मालूम कर रहे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस। सिमिलरली हमारे पास I2 का फॉर्मूला है। सो दिस इज करंट डिवीजन। नेक्स्ट जनरल हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टर्स के बारे में, कि अगर हमारे पास n इक्वल रेजिस्टर्स हों जिनकी वैल्यू सारों की R हो और उनको हम कनेक्ट कर दें एक क्लोज लूप में, तो याद रखिएगा क्लोज लूप में कनेक्ट करने से जो RE की वैल्यू आएगी बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ दैट पॉलीगॉन, उसका फॉर्मूला शॉर्टकट है RE इज इक्वल्स टू n-1 इंटू R/N। मिसाल के तौर पे मेरे पास तीन रजिस्टर्स हैं, सारों की वैल्यू R है, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूं ट्राइंगल की फॉर्म में, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R। अब अगर इस ट्राइंगल के इन दोनों वर्टिसेस के दरमियान मैं RE एनालाइज करूं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, चूंकि हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, n की जगह पे 3 पुट करूंगा, यहां पे 3 पुट करूंगा, तो डायरेक्ट आंसर मेरे पास आ जाएगा 2/3R। और अगर इसको हम सर्किट सॉल्विंग टेक्निक से देखें तो ये दोनों रेजिस्टर्स हमारे पास सीरीज में हैं, इनका सीरीज इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R, और ये वाला 2R फिर इन पैरेलल आ जाएगा टू दिस R, तो तब भी आंसर हमारे पास यही आएगा। तो हम ये शॉर्टकट याद रखेंगे, चाहे ट्राइंगल हो चाहे इससे ज्यादा साइड्स वाली भी हमारे पास क्लोज लूप बने, मतलब हमारे पास रेक्टेंगल बन जाए, हमारे पास पेंटागन बन जाए, सारे केसेस में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नेक्स्ट की पॉइंट है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। तो अगर एक तार को हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऑब्वियसली हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो कैसे आएगी, हमारे पास R/N हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे R ऑफ वन पार्ट विल बी लेस देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर।